प्यारे बच्चों, नया साल प्रारंभ होने वाला है। अब इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं भी कर रहा था। नए साल का प्रारंभ हम लोग एक टॉपिक को पढ़ करके कर रहे हैं, टॉपिक को स्टार्ट करके कर रहे हैं। चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है। आप सबने फोटोसिंथेसिस चैप्टर डिटेल में कवर किया है। इसमें एक टॉपिक छूट गया था, फोटो रेस्पिरेशन। हम लोग उसी फोटो रेस्पिरेशन को आज कवर करते हुए अपने नए साल का प्रारंभ करेंगे। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, छूट गया गलती से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी नीट वगैरह में पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इसको समझेंगे और इसको मेरे तरफ से आप एक न्यू ईयर का वेलकम गिफ्ट समझिएगा अपने लिए। पहले तो आप ऐसे समझिए कि जो फोटो रेस्पिरेशन जो टॉपिक है, यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जो फोटो रेस्पिरेशन टॉपिक है, ये फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है, ये रेस्पिरेशन का टॉपिक नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हम लोगों ने कवर किया है, उसको एक बार हम लोग शॉर्ट में अगर रिवाइज करें, रिकॉल करें, तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। प्लांट अपना फूड बनाते हैं, प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं। और क्या है कि इस फोटोसिंथेसिस के टू पार्ट्स होते हैं। आप याद करिए, इस फोटोसिंथेसिस के टू पार्ट होते हैं। एक को हम लोगों ने लाइट रिएक्शन कहा है और दूसरे को हम लोगों ने डार्क रिएक्शन कहा था। याद है ना, लाइट और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में प्लांट क्या करते हैं, तो लाइट रिएक्शन में प्लांट एटीपी और एनएडीपीएच मॉलिक्यूल बनाते हैं, और डार्क रिएक्शन में इन्हीं का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके ग्लूकोज बनाते हैं। याद है ना, ग्लूकोज बनाते हैं। अब देखो जरा सा, अब क्या है कि इसके लिए अपने कई सारा साइकिल पढ़ा हुआ है। जैसे इसके लिए हम लोगों ने C3 साइकिल पढ़ा, C4 साइकिल पढ़ा, नहीं कैम पाथवे पढ़ा। वैसे ही एक पाथवे है या साइकिल है जिसको हम लोग C2 साइकिल बोलेंगे। C2 साइकिल एक्चुअली है क्या, तो C3 साइकिल को ही डिस्टर्ब करने वाला एक पाथवे है। ये कोई अलग से पाथवे नहीं है, ये C3 साइकिल को ही, जो भी C3 प्लांट होते हैं उनमें कुछ खास कंडीशन जब होता है इन्वायरमेंट का और सेल के अंदर, तो ये C2 साइकिल स्टार्ट होता है C3 प्लांट में। तो डिफिनीशन तो लास्ट में हम लोग कर लेंगे, पहले हम लोग कंडीशन से समझते चलते हैं कि हमारे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्या हमसे पूछेगा, बाद में हम लोग डिफिनीशन को क्लियर कर लेंगे। पहले ध्यान रखना कि जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन, ये किस टाइप के प्लांट में मिलेगा, तो C3 प्लांट में मिलेगा। मतलब जिस प्लांट में C3 साइकिल होता है उस प्लांट में मिलेगा। मैंने शुरू में ही कहा कि एक डिस्टर्ब करने वाला प्रोसेस है C3 साइकिल को। तो कैसे डिस्टर्ब करता है, क्यों डिस्टर्ब होता है ये पाथवे, ये समझेंगे। इतना समझना है कि नॉर्मल कंडीशन, जब नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, तो वो प्लांट के लिए, C3 प्लांट के लिए क्या होगा, तो टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा। मॉडरेट का मतलब होता है कि 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा प्लांट के लिए। ठीक है, और इस टेम्परेचर में हमेशा ध्यान रखना है कि जो लाइट इंटेंसिटी होगी, जो लाइट की तीव्रता होगी, वो भी क्या होगी, नॉर्मल होगी। और उस कंडीशन में बढ़िया से फोटोसिंथेसिस चलता रहता है। और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आफ्टरनून में गर्मी का दिन हो और दोपहर का समय हो, उस टाइम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर चला जाएगा 40 डिग्री के आसपास, तो टेम्परेचर हो गया हाई। अब यहाँ से कंडीशन देखते चलना, कंडीशन चेंज हो रहा है। टेम्परेचर कैसा है, हाई है। और हाई टेम्परेचर क्यों है, गर्मी का दिन है, खूब तेज लाइट आ रहा है। मतलब कि लाइट की इंटेंसिटी भी कैसी है, लाइट की इंटेंसिटी भी हाई है। इस कंडीशन में क्या प्लांट के अंदर चेंज होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा, लाइट इंटेंसिटी हाई होगी, तो उस समय प्लांट में ट्रांसपीरेशन खूब जोर से होगा। तो ट्रांसपीरेशन होगा तो उसको रोकना पड़ेगा। जब ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा, ज्यादा वाटर लॉस होगा, पानी ज्यादा प्लांट से जाएगा, तो उसको रोकना पड़ेगा। रोकने का तरीका है कि प्लांट से जो वाटर वेपर निकलता है, वो निकलता कैसे, जलवाष्प कैसे निकलता है, तो एस्टोमाटा के थ्रू निकलता है। याद है ना, एस्टोमाटा के थ्रू निकलता है। इस एस्टोमाटा को बंद कर दिया जाए। बंद कौन करता है, प्लांट खुद ही बंद करता है अपने एस्टोमाटा को, ताकि इवेपोरेशन कम हो। अब यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। देखो, अब जैसे एस्टोमाटा बंद होगा तो प्लांट के अंदर CO2 का आना कम हो जाएगा, CO2 का आना घट जाएगा। ठीक है, और यही प्लांट के सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं,
अब वो तो लगातार ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, अब वो ऑक्सीजन भी स्टोमाटा से ही बाहर निकलता है प्लांट से, तो ऑक्सीजन नहीं निकल रहा होगा तो क्या होगा बताओ, तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इतना ध्यान आना चाहिए कि कंडीशन कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस फोटो रेस्पिरेशन का कंडीशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जब इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज्यादा है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है। क्या हो रहा है, स्टोमाटा बंद हो जा रहे हैं। स्टोमाटा बंद होने से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट की लिप्स में नहीं आ रहा है और ऑक्सीजन भी बाहर नहीं जा रहा है। रिजल्ट क्या हो रहा है, लिप्स के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन घट रहा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। कंडीशन समझ में आ गया। अब देखो आगे की बात, अब होता क्या है इसका इफेक्ट। अब क्या है ना कि ये जो नॉर्मल C3 साइकिल जो चलता है क्लोरोप्लास्ट में, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि RUBP के साथ, यहाँ ऑक्सीजन लिखा हुआ है क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, आपको याद करना है C3 साइकिल। तो C3 साइकिल में RUBP के साथ CO2 जुड़ता है। ये जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो जेन्युइनली जुड़ता क्या है बता, जुड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, जुड़ता है यहाँ पर CO2 नहीं। तो CO2 जुड़ता है, किस एंजाइम के प्रेजेंस में जुड़ता है, तो एंजाइम यहाँ पर लगता है रूबिस्को। एंजाइम तो फेमस है नहीं, हम लोग तो इसको खूब पढ़े हैं। तो एंजाइम कौन सा लग जाता है, रूबिस्को। और ये जो रूबिस्को एंजाइम है, जब CO2 जुड़ता है RUBP से, तो रूबिस्को ध्यान रखना है काम करता है किस तरह से, ये काम करता है कार्बोक्सिलेज के जैसा। RUBP कार्बोक्सिलेज जैसा काम करता है। तो बनता क्या है, बनता है PGA का 2 मॉलिक्यूल। PGA का 2 मॉलिक्यूल, PGA 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, तभी तो साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ कंडीशन चेंज हो गया, जैसा कंडीशन होना चाहिए था। नॉर्मल कंडीशन में C3 साइकिल में CO2 कंसंट्रेशन खूब रहेगा सेल के अंदर में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, लाइट नॉर्मल रहेगा। क्या होगा उस कंडीशन में, उस कंडीशन में PGA का 2 मॉलिक्यूल बनेगा। अब यहाँ पर ये नहीं होकर क्या चल रहा है, देखो कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जैसे ज्यादा होगा क्लोरोप्लास्ट में, उस समय ये रूबिस्को एंजाइम और CO2 को RUBP के साथ मर्ज जा करेगा, ये जोड़ेगा ऑक्सीजन को। तो ये काम कैसे करेगा ध्यान रखना है। अब ये काम करेगा कार्बोक्सिलेज की तरह नहीं बल्कि ऑक्सीजनेज की तरह, ये काम करने लगेगा ऑक्सीजनेज की तरह, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। देखो, और जब ये ऑक्सीजन की तरह काम करेगा रूबिस को, तो RUBP के साथ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, और जुड़ेगा तो यहाँ पे PGA का 2 मॉलिक्यूल नहीं मिलके क्या मिलेगा, 1 मॉलिक्यूल। और 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, एक कंपाउंड होता है उसका। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड होता है, याद कर लेना है। फॉस्फोकार्बन ग्लाइकोलेट क्या होता है, 2 कार्बन कंपाउंड। इस कारण से इस पाथवे को हम लोग C2 पाथवे, C2 साइकिल या फिर फॉस्फोग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। इसको 2 कार्बन है फॉस्फोग्लाइकोलेट में, तो C2 साइकिल, C2 पाथवे बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग फॉस्फोग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। ये प्रोसेस कहाँ चलने लगा, क्लोरोप्लास्ट में। जब कंडीशन चेंज हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ा था। और प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब क्या प्रॉब्लम हो गया है कि अब प्रोसेस जो ना PGA का C3 साइकिल में क्या होता है, रिडक्शन होता है, याद करो। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाता है, फिर उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद से क्या हो जाता है, तो ग्लूकोज बन जाता है। अब वो कुछ नहीं चलेगा, अब वो ठहर गया प्रोसेस, डिस्टर्ब हो गया प्रोसेस। अब क्या होगा, जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है अभी चेंज हो जाएगा एक दूसरे मॉलिक्यूल में, फॉस्फेट जो है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उसको रिलीज करेगा और चेंज हो जाएगा ग्लाइकोलेट में। ग्लाइकोलेट यहाँ से अब वही सेल के अंदर में एक दूसरा जो सेल ऑर्गेनल है, पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम आप लोगों को साइटोलॉजी में सेल में पढ़ाया है। तो पेरोक्सिसोम में इंटर कर जाएगा ग्लाइकोलेट को, यहाँ पे इंटर किया, इंटर कर जाएगा ग्लाइकोलेट। यहाँ पर पेरोक्सिसोम के अंदर में H2O2 को रिलीज कर देगा, निकाल देता है, और निकाल करके खुद बदल जाता है एक अमाइनो एसिड में, ग्लाइसिन में। पेरोक्सिसोम जब आप पढ़ रहे थे सेल साइकिल में, सेल में, तो वहां पे हम लोगों ने बात किया था कि पेरोक्सिसोम का फंक्शन क्या है, काम क्या है। तो यह H2O2 के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे H2O2 रिलीज हो रहा है और जिसका मेटाबॉलिज्म होगा पेरोक्सिसोम में। वापस आते हैं, हम लोग बोले हैं कि ग्लाइकोलेट बदलेगा ग्लाइसिन में, और ये ग्लाइसिन
अब एक देखो तीसरे सेल ऑर्गेनल में इंटर कर जाएगा। देख रहा ना, इस प्रोसेस में फोटो रेस्पिरेशन में कई सारे सेल ऑर्गेनल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर जाएगा ग्लाइसिन। माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने के बाद ग्लाइसिन से ध्यान यहाँ देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। देख रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। उल्टा C3 साइकिल में CO2 जुड़ रहा था, यहाँ पे CO2 क्या हो रहा है, निकल रहा है। फिर इसके बाद से ग्लाइसिन चेंज हो जाएगा सेरीन में, ये भी एक एमिनो एसिड है। सेरीन चला जाएगा वापस पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम में फिर ये चेंज हो जाएगा इसमें तो ग्लिसरेट में, ग्लिसरेट वापस चला जाएगा कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में, और चेंज हो जाएगा फाइनली एक एटीपी अणु कंज्यूम करके, एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम करके पीजीए में। देख रहे हो ना, और प्रोसेस फिर आगे बढ़ जाएगा। अब देखो इस इंटायर प्रोसेस में इतना जो गोल गोल हम लोग घूमे, C3 साइकिल को डिस्टर्ब किया नहीं, और डिस्टर्ब करके कुछ दूसरा मॉलिक्यूल बनना स्टार्ट हो गया। तो प्रोसेस जो C3 साइकिल का क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। साथ साथ क्या हुआ, जो एटीपी जो ग्लूकोज बनाने में खर्च होता है, या जो एनएडीएच ग्लूकोज बनाने में, वो कहीं और खर्च हो गया, वो कहीं और खराब हो रहा है। तो प्रोसेस क्या हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है C3 साइकिल को। अब हम लोग आते हैं कि भाई ये जो हम लोग पढ़े हैं C2 साइकिल, जिसको हम लोग ये पूरा साइकिल C2 साइकिल कहलाएगा, इसमें क्वेश्चन क्या क्या हमसे पूछे जाएंगे और क्यों इस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एक तो देखना है कि लाइट इंटेंसिटी जब ज्यादा होगी तो प्रोसेस होगा। लाइट के लिए लोग फोटो वर्ड यूज करते हैं, तो फोटो तो समझ में आ गया क्यों यूज किया है। अगला जो टर्म है रेस्पिरेशन, ये क्यों यूज किया है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो O2 यूज होता है रेस्पिरेशन में, O2 यूज होता है, CO2 रिलीज होता है। नहीं, फोटोसिंथेसिस का उल्टा है, CO2 लगता है और O2 रिलीज होता है। रेस्पिरेशन में O2 लगता है, CO2 रिलीज होता है। यहाँ देखो तो इस फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन लग रहा है, देख रहा ना यहाँ पे, और यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है प्रोसेस में, इसलिए नाम रख दिया क्या प्रोसेस है, क्या, फोटो रेस्पिरेशन। ये बात समझ में आ गया। फोटो रेस्पिरेशन क्यों बोल रहे हैं इसको, C2 साइकिल भी बोलते हैं। फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे बना है मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल, तो फॉस्फोग्लिसरेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बताइए फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गेनल पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है तो C, पेरोक्सिसोम भाग लेता है तो P, और माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेता है तो M, CPM। कौन कौन से ऑर्गेनल भाग लेते हैं, तो CPM भाग लेते हैं, ध्यान रखना है। नहीं, जो बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो याद रखिएगा कि फोटो रेस्पिरेशन में ये ऑर्गेनल का जो क्रम है, क्रम से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम कैसे याद कर लेंगे कि क्लोरो का CH छत, छत तो सबको समझ में आता है, घर का छत, तो छत, पेरोक्सीजोम का पर, तो पर, छत पर, M माइटो, तो छत पर माई। तो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं इसको कि छत पर माई, माई मतलब माँ, माँ का है तो छत पर है, तो छत पर माई। नहीं, और छत पर माई गई है, दोपहर का टाइम है, हम लोग को क्या हो जाएगा, सिचुएशन भी जो है वो भी याद हो जाएगा। छत पर माई गई है, कंडीशन क्या है भाई, तो उस समय टेम्परेचर हाई है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, देख रहा ना। तो भाई हम क्या समझेंगे कि भाई अब माई जो है डिस्टर्ब हो रही होंगी, डिस्टर्ब उनको वापस बुलाना चाहिए। नहीं, तो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन भी डिस्टर्ब करने वाला एक प्रोसेस है C3 साइकिल को। तो कंडीशन आपको याद हो जाना चाहिए अब, ठीक है। सॉरी, आपको जो ऑर्गेनल से याद हो जाना चाहिए, छत पर माई मतलब CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कंडीशन याद ही हो गया, टेम्परेचर हाई रहेगा, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा, कंडीशन क्या बनेगा, सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा, CO2 का कम। क्लियर हो गया। यही एक टॉपिक हमारा छूट गया था, फोटो रेस्पिरेशन। इसको हम लोगों ने कवर किया। एक बार NCERT से पढ़ जाइएगा, डाउट होगा फिर आप डाउट एराइज करिएगा। अब नया साल स्टार्ट होने जा रहा है, ये तो टॉपिक पढ़ा के मैं स्टार्ट किया नए साल को। आपको भी पढ़ करके ही नए साल को शुरू करना है। अपने से कुछ वादा करना है, अपने से वादा करना है इस 2023 में कुछ खास करना है, कुछ स्पेशल करना है, अपने फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना है, अपने लिए कुछ बड़ा करना है, थोड़ा बड़ा बनना है यार इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि 2023 में थोड़ा बड़ा बनना है, कुछ करना है। करना है कि कैसे होगा, जब हम लोग ना अपना माइंड किसी एक गोल पर ही फोकस कर देंगे। जब हमारा गोल फिक्स हो जाएगा कि हमको यही करना है, तो हम उसी के हिसाब से मेहनत भी करेंगे, उसी के हिसाब से प्लान करेंगे, उसी के हिसाब से एफर्ट लगाएंगे। नहीं,
तो हम फिर अपने गोल को आसानी से पा सकते हैं, कोई शक नहीं है। आपको ईमानदार रहने का जरूरत है, आपको खूब लेबोरियस होने की जरूरत है, मेहनती होने की जरूरत है। बार बार रिपीट करूंगा, कुछ चीजों को छोड़ना है इस साल में। आपको वादा करना है, मिडनाइट में मैं काम कर रहा हूँ, अभी आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में ये वीडियो। आपको वादा करना है खुद से, पढ़ा इस साल ना मोबाइल का यूज न्यूनतम करना है, मिनिमम मोबाइल का यूज करना है। अगर कोई आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आज के टाइम में, तो गांठ बांध लीजिए, ये आपका मोबाइल है जो आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। जो बच्चा मोबाइल छोड़ेगा, ध्यान रखिएगा, वही बच्चा आगे जाएगा। अब चूंकि मोबाइल क्या है ना, कुछ जरूरी चीजों के लिए भी हमारे पास रहता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि टाइम बना लेंगे। कोई दिन भर में 2 मिनट के लिए 4 बार हम मोबाइल देखेंगे, अपना अपने सबसे टाइम फिक्स कर लेंगे कि मोबाइल देखा, कोई जरूरी कॉल तो नहीं आया है, कोई व्हाट्सएप पे जरूरी मैसेज तो नहीं आया है, बात खत्म हो गई, फिर मोबाइल को हम फेंक देंगे। समझ आ रहा है ये बात? कभी भी क्लासरूम वगैरह जाएंगे, कभी मोबाइल हम लोग हाथ में नहीं धोएंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो मोबाइल को छोड़िए। दूसरा क्या छोड़िए? अगर कोई अनवांटेड, अनचाहा, बेकार, फालतू का फ्रेंडशिप हो गया है, उसको छोड़िए। न्यू ईयर में कमिटमेंट कीजिए, आपको 2023 में मेहनत करना है और 2024 में स्टार बन जाना है। ध्यान रखना है, 2024 में आपको चमक जाना है, 2024 में आपको सितारा की तरह चमक जाना है। ठीक है ना? मेरा पूरा सहयोग रहेगा, मेरा पूरा कमिटमेंट है, आपके साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे। आप अपने साथ खड़ा होइए, सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप अपने साथ खड़ा होइए। ठीक है? बाकी मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, अपने मन को एकाग्र करिए, अपने परिवार के लिए खड़े होइए। अपने परिवार के लिए जिस दिन आप खड़े हो जाइएगा, उस दिन आप पैसे ही समाज के लिए खड़े हो जाइएगा और देश के लिए आप रिसोर्स बन जाइएगा, संसाधन बन जाइएगा। आपको बनाने की आवश्यकता नहीं होगी किसी को। खड़े होइए। गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार आप लोगों को।